नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल आपके सामने बहु प्रतीक्षित है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों के भारतीय लोग आज सुनना चाहते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। क्या सुदर्शन के यूपीएससी जहाज पर लगा स्टे हटा? क्या कार्रवाई हुई? सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोगों के पास तो जानकारी है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं और सुदर्शन के प्रतिदिन के बिंदास बोल के द्वारा वो जानकारी अपनी अपडेट करते हैं, उन लोगों ने आज बड़े पैमाने पर फोन करके पूछा था कि क्या हो रहा है। हमने कहा सारी जानकारी रात 8 बजे के शो में आपके सामने देंगे, और इसलिए आज का बिंदास बोल विशेष तौर पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और इसलिए मित्रों, आज दिन भर बिंदास बोल के यूपीएससी जहाज पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लोगों को लग रहा था कि 24 दिन के आसपास की कार्रवाई का समय बीत चुका है और अब तो कम से कम न्याय मिलेगा। सुदर्शन के इतने महाप्रयासों की परिणति के तौर पर सत्य सामने आएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। आज भी यह कार्रवाई 5 अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। स्टे जारी रहेगा। कारण यह है कि भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के पास हजारों कंप्लेंट आई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये कह रहे थे कि भारत सरकार ने इस पर क्या किया, और हम पे कार्रवाई की मांग करने वाला विपक्ष ये कह रहा था कि भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं की, सुदर्शन को फेवर किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अंतिमतः आज भारत सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम बिंदास बोल के जो 4 एपिसोड हुए हैं उनके ऊपर हमारे पास जितनी आपत्तियां मिली है उसको देखते हुए हमने सुदर्शन को शोकॉज नोटिस दिया है। आज 1:28 पर हमको ये नोटिस मिला। 2:30 बजे के कार्रवाई के आसपास हमको यह पता चला कि ऐसी नोटिस हमको भेजी गई है। सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रचूड़ जी को कहा कि हम भारत सरकार चाहती है कि जब हमने इनिशिएट किया है एक्शन, जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अर्थात किसी भी चैनल पर कार्रवाई करने का जिसका अधिकार है, वो जब इस विषय पर कार्रवाई कर रही है तो कम से कम उनका निर्णय आने तक सर्वोच्च न्यायालय इस विषय में कोई निर्णय ना करे। ऐसे में भारत सरकार की इस पक्ष के ऊपर बाकी लोगों की राय भी ली गई और उसके बाद अंततः यह तय हुआ कि ठीक है, भारत सरकार इसकी जांच करे और क्या कार्रवाई करती है यह देश के सर्वोच्च न्यायालय को बताए। उसके बाद सुदर्शन के यूपीएससी जहाज पे कार्यक्रम पे लगी हुई इस स्टे को हटाने के बारे में या हम पर कार्रवाई करने के बारे में कोर्ट निर्णय करेगी। अब इस पूरे न्यायालयीन प्रक्रिया में कई प्लेयर उतर गए हैं। कई हम जो कह रहे उस दिशा में बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे विरुद्ध कोर्ट में पहुंचे हैं। ऐसे में आज की इस कोर्ट की कार्रवाई को कैसे देखते हैं इस देश के न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने इस देश भर के दिन भर की कार्रवाई को देखा, आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से संदीप मिश्रा जी और आलोक झा जी, आप दोनों का स्वागत है। के साथ साथ बड़ी संख्या में सुदर्शन के दर्शक जो शो में जुड़े हैं, जो इस शो को लाइव में देख रहे हैं। और आज हम कह रहे हैं कि सुदर्शन की एक और अग्नि परीक्षा शुरू हुई है। इस अग्नि परीक्षा में हम पास होंगे, यह हमको भरोसा है। एक और अग्नि दिव्य देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने मुद्दे पर अडिग थे, अडिग है और अडिग रहेंगे। हम ना केवल हमारा मुद्दा छोड़ रहे या बदल रहे हैं, बल्कि हमारा वाक्य, हमारा शब्द ही नहीं, कॉमा और फुल स्टॉप पर भी हम कायम हैं। और इसलिए यह हमारा दम्भ नहीं, यह हमारा आत्मविश्वास है कि हमने जिस रिसर्च के साथ इस कंटेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए इतनी मेहनत की है और अपनी जान तक हथेली पर लेकर आज हम आपके सामने, दुनिया के सामने यह कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। मित्रों, यह हमारा गर्व या दम्भ नहीं, आत्मविश्वास है। हिंदुस्तान के नौकरशाही पर कब्जा करके इसको गुलाम बनाने के विदेशी शक्तियों की योजना का हमने भंडाफोड़ किया है। इसमें हमारा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए उसके लिए हम तैयार है, क्योंकि सत्य के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यह हम जानते हैं। और वो कीमत चुकाए बगैर इस देश की अगली पीढ़ी स्वतंत्रता आबादित रख पाएगी, ये हमको पता है कि ये उसके लिए प्रयास जरूरी है। और इसलिए ये बिंदास बोल के चैनल के मेरे व्यक्तिगत या पूरे टीम के प्रयास है। देश विदेश के हजारों लोगों को चिंता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में आज के दिन भर के कार्रवाई के और सरकार करने जा रही जांच के ऊपर देश के अधिवक्ताओं का क्या कहना है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले संदीप मिश्रा जी के पास चलते हैं। संदीप जी, कार्रवाई का आप लगातार 1-1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं।
आज के कार्रवाई का मैंने एक पत्रकार के तौर पर जो देखी उसके रूप में मैंने बताया, आप कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहला ये होता है कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कहीं पे ना होने पाए। तो अगर केंद्र सरकार ने आपको नोटिस जारी किया है तो डेफिनेटली आपको जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए था, और उसी के अकॉर्डिंग आपको 5 अक्टूबर तक के लिए कोर्ट ने डिफर कर दिया मैटर को। देखिए, मैं बात को अपनी शुरू करना चाहूंगा देश के अंदर रहने वाले और देश के बाहर लोगों से थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा। सुदर्शन जिस मुद्दे को उठा रहा है, शायद पश्चिम बंगाल में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में बैठे लोग समझ नहीं रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में बैठे लोग उस चीज को समझ रहे हैं, न्यू जर्सी में लोग बैठे हुए समझ रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए लोग समझ रहे हैं। ये चीज समझना चाहिए लोगों को कि सुदर्शन न्यूज की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। ये चीज मैं कहूँ आपको यहाँ पे कि देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेम द व्हिसिल ब्लोअर। आप व्हिसिल ब्लोअर हो और आपको नोटिस हो रहा है। नोटिस कहाँ जकात फाउंडेशन को होना चाहिए था, नोटिस कहाँ यूपीएससी को होना चाहिए था, यहाँ केंद्र सरकार की नोटिस आपको हो रही है कि आप जवाब दीजिए। भाई, आपने आलू खाई है, आप पे ही इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप प्रोग्राम कोड का वायलेशन कर रहे हैं, आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए। ये तो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बैठे लोग हो सकता है उनका कुछ हित हो, आवाज न उठा पा रहे हैं या सरकार से कर रहे हो, महाराष्ट्र में बैठे हुए लोगों का कुछ हित हो और दर्दन आवाज न उठा रहे हो, लेकिन जो देश के बाहर है वो लोग समझ रहे हैं कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ यदि खलवाड़ होगा तो शायद उनके अस्तित्व और सम्मान पर आ जाएगी, और इसीलिए वो सुदर्शन न्यूज के साथ खड़े हुए हैं। ये चीज और मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, ये देखिए, हम देश की सबसे बड़ी संस्था है जिससे हमारा पूरी ब्यूरोक्रेसी की हुई है। हर सरकारी संगठन का सर्वे करवा एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है, उसका सिलेक्शन किस तरह से हो, उसमें पारदर्शिता हो, यह सुदर्शन न्यूज कर रहा है। और अभी तक दिल्ली में लोगों ने आवाज नहीं उठाई। अरे भाई, दिल्ली के लोग इंडिया गेट पहुंचो, सुदर्शन न्यूज में आवाज बुलंद करो। कौन सी ऐसी मांग है कि सुदर्शन न्यूज की जो लोग के आयोग बना कर सकता है? भाई, क्या वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसी है? जी नहीं, उनका काम है ब्यूरोक्रेट को तैयार करना, और ब्यूरोक्रेट को तैयार करने में अगर आप पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, इंटरव्यू लेने में आप पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, वह तरीका जिसमें एक भाषा के चयन से 20% लोग सिलेक्ट होते हैं और दूसरी भाषा में जो 7% 8% के लोग सिलेक्ट होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया पर प्रश्न उठेगा भी। इसी चीज में यहाँ जोड़ूंगा सुरेश जी, जो सबसे बड़ी बात हो रही है, कोर्टों में प्रक्रिया होती है, लोगों की एक आदत होती है, मैं कहूँगा आदत होती है कि जब कोर्ट किस्से दे देती है तो वकील का या पक्षकारों का एटीट्यूड हो जाता है कि मैटर को किसी तरह निंदन करो। जो इन्होंने एक प्रैक्टिस अपना ली है, इनको उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट इस मैटर को डे टू डे हियरिंग करेगी, और डे टू डे हियरिंग होने से अब उनका जो लिंगर आन करने का प्रोसेस है वो शायद कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जब ऐसा नहीं कर पाएंगे, और उनका जो काला शिक्षा है वो जल्द ही बाहर आने वाला है। अब देखना है कि केंद्र सरकार इसमें कितनी जल्दी संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस करती है, जकात फाउंडेशन को नोटिस करती है, और उनसे पूछती है कि भाई, आपका ये जो काला लिंक है स्टेज में बैठे हुए संगठनों से, आईएसआईएस के लोगों से, इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ आलोक झा जी है। आलोक झा जी, आप कैसा देखते हैं? आलोक जी, आप इसे कैसा देखते हैं? या सुरेश जी, क्या आपका प्रश्न मेरे लिए था? बिल्कुल। मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, तो शायद जो आपने नाम रेफर किया, मुझे लगा कहीं आपने किसी और के लिए ना किया हो। अच्छा। नेवरदलेस आज आलोक वाह जी हम भी तो अलग जगाने ही निकले हैं, लेकिन जगाने नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, जगाएंगे। बोलिए, आप आज की कार्रवाई को कैसा देखते हैं? देखिए, आज की सुनवाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत सरकार की ओर से रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट वुड बी बेटर इफ योर लॉर्डशिप्स इंटरवेंशन इज एज ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज की कार्रवाई में कि ये बेहतर होगा कि कोर्ट का इंटरवेंशन, एक जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है, एक जो पत्रकारिता को एक आजादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है देश के राष्ट्र के अलग अलग मुद्दों को उठाने की, उस
स्वतंत्रता पे कोर्ट का इंटरवेंशन कम से कम हो, जो सरकार की ओर से मानक तय किए गए हैं उन्हीं के आधार पे ही उस पर कार्यवाही की जाए। इस बात पे जोर देते हुए सोलिसिटर जनरल साहब ने बार बार ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि आप इंटरवीन इस मामले में ना करें। मैं ये चाहता हूं सरकार ही इस पे जो एक तय प्रणाली है उसके तहत कार्यवाही करे। जो बाकी दूसरी विपक्षी पार्टी थी उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया है इस एडजर्नमेंट को। उन्होंने कोशिश ये की है कि आज ही इस पे कार्यवाही हो, और उन्होंने जो एक्ट है केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट, उस एक्ट की दुहाई दी है कि उसके जो सेक्शन 19 और 20 हैं उसके बारे में बताया है कि कहीं ना कहीं उनमें बहुत क्लैरिटी नहीं है, उनमें स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी सोलिसिटर जनरल साहब की इस अनुरोध को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि जब सरकार ने एक शोकॉज नोटिस एक निर्धारित प्रणाली के तहत आज आपको जारी किया है और उस शोकॉज नोटिस का जवाब देना आपका कानूनी अधिकार है, तो उसे प्री जज करना, उसके बारे में पहले ही आकलन लगाना कहीं भी ठीक नहीं होगा। और कोर्ट को चाहिए कि वो इंतजार करे उस शोकॉज नोटिस पे आपका क्या रिस्पांस होता है। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा आज की हियरिंग का बैकग्राउंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी क्लियर किया था कि इस मामले में वो बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं रखना चाहते। तब माननीय सोलिसिटर जनरल ने पिछली हियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, इन मीडिया पे तो फिर भी अंकुश लगाने के, रेगुलेशन लगाने के काफी सारे प्रावधान हैं। लेकिन जो वेब बेस्ड मीडिया है, आजकल जो इंटरनेट पे, ट्विटर पे लोग न्यूज चैनल्स और न्यूज वीडियोस चला रहे हैं, न्यूज़पेपर चला रहे हैं, उस पे अंकुश लगाने के प्रावधान नहीं है। तो पिछली कार्रवाई में भी भारत सरकार की कोशिश और भारत सरकार का अनुरोध यही था कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी न करे। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल देना चाहता है इन मामलों में, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को वेब बेस्ड जो ट्विटर वगैरह पे जो और फेसबुक पे जो न्यूज चैनल चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से वो एक अनियंत्रित मामला है। इसके बाद तीसरा पहलू इस मामले का ये है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऑब्जर्वेशन दिया था पहली सुनवाई के दिन कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि ये एक वेलकम स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित जो हमारे विस्थापित हुए 1990 में, मैं तो ये देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को हम उनके ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि कैसे वहां पे उनके ऊपर अत्याचार किया गया और उनको वहां से, हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई बहन थे, कश्मीर से उनको निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद अब मुझे लगता है कि पेंडोराज बॉक्स खुलेगा, एक बहुत व्यापक चर्चा होगी कि क्या एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मतलब क्या है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज हो गई है, एक स्ट्रेटजी के तहत डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, उसके बाद क्या एक कम्युनिटी, एक वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मायना क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन को, इसकी परिभाषा को बदलने की जरूरत है। ओवरऑल मैं ये मानता हूं कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हार्श टिप्पणियां की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बखूबी मालूम है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के इंटरवेंशन के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। और मीडिया के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत सही अपने रिजाइंडर में ये बात बोली थी कि फिर आप एनडीटीवी के प्रोग्राम्स देखो, एनडीटीवी और बाकी चैनल्स की बात आपने की थी कि उन लोगों के प्रोग्राम्स भी आप देखो। अगर आप पूरी तरह से कोर्ट के द्वारा रेगुलेट करवाना चाहते हो तो वो प्रोग्राम भी आप देखो। एक नियत जो एक सिस्टम है उसके तहत इसकी जांच सरकार के एजेंसियों के द्वारा होनी चाहिए और वो हो रही है, वो जो एक वेलकम स्टेप है। हमें कहीं भी ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार ने आपके खिलाफ कोई, मैं जो एज अ वकील समझ पा रहा हूं ये है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ने बिल्कुल आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, बल्कि मैं इसे ऐसे मानता हूं कि सरकार का ये एक अनुरोध है, एक बहुत प्रक्रिया के तहत एक अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट या माननीय न्यायालय का इसमें इंटरवेंशन ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर कल को ये मिसयूज भी हो सकता है। कोई अगर आप इतनी खरी बात और इतनी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, उससे दबाने की कोशिश हो रही है, कल को कोई और भी महत्वपूर्ण बात की जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, फाइनेंसेस से संबंधित, और उसे भी मीडिया मुद्दा उठा रही है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही है आलोक जी, क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया इसमें विदेशी आतंकवादी संस्थाओं से भारत में आईएएस आईपीएस बनाने का काम करने वाली संस्थाओं को मिले पैसों के लेन देन का सबूत के साथ हमने दिया है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा तो है ही, मीडिया की फ्रीडम तो है ही। लेकिन ये आपने जो अभी एक बात कही कि क्या आप ऐसा मत मानिए कि सरकार ने आपके खिलाफ कुछ किया है। मैं आपको फिर कहता हूं, हमारे खिलाफ हिंदुस्तान की कोई एजेंसी नहीं बची जहां पर कंप्लेंट करके कार्रवाई शुरू नहीं की। मैं उन सब का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत का एक नागरिक हूं और इसी सिस्टम से मुझे देश चलाना है, और इसलिए मैं उन सब का सम्मान करते हुए उस हर संस्था का प्रति उत्तर दूंगा, उनका समाधान करूंगा कानूनी तरीके से। यही एक जागृत और जिम्मेवार भारतीय नागरिक का कर्तव्य भी है, जिसे मैं अवश्य पूरा करूंगा।
भारत सरकार ने जांच की नोटिस भेजी है, इसका मतलब मुझे दोषी पाया है ऐसा नहीं है। हां, जांच के लिए जो अपील या उनके पास कंप्लेंट्स आई वो उन्होंने भेजी है। जो हमको 8 मुद्दों के आधार पर नोटिस आई है उसमें तमाम तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रश्न के रूप में डाला गया है। उसका उत्तर मैं भारत सरकार को भी दूंगा और आपके सामने भी रखूंगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारे विरुद्ध झूठ बोला गया और भारत सरकार के सामने हमारी कंप्लेंट की गई, उसमें भी बोला गया। लेकिन जो बात आप कह रहे थे अलख आलोक जी कि क्या हम इसको हमारे ऊपर कार्रवाई के रूप में लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हां, यह जरूर है कि एक चैनल को उसका रिसर्च, उसकी मेहनत, उसका प्रस्तुतिकरण पर समय देने के बजाय उसको देश की विभिन्न संस्थाओं के सामने जांच की कार्रवाई में सामने जाना पड़ता है। मैं दिन भर बिंदास बोल की तैयारी करता हूं, रात में 3-3, 4-4 बजे तक जागकर फिर कोर्ट के केस की तैयारी करता हूं, फिर दिन में मैं लोगों को मिलकर उनको इसके समाधान की बात करता हूं। मेरे अपनों के मनों में भी अगर कोई प्रश्न है तो उनके समाधान की दिशा में मैं तथ्य रखता हूं। उसके बाद दोपहर में फिर शो में लग जाता हूं। बताइए, एक पत्रकार के लिए प्राथमिकता केवल उसका शो होना चाहिए या देश की सैकड़ों एजेंसियों के उत्तर देने के लिए रिसर्च करना होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको इसका एक और पहलू देखना चाहिए जो आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। आज न तो सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में, अमेरिका में आपने जैसा खुद अपने ट्वीट के माध्यम से बताया, पूरे विश्व से लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। जहां तक ज़कात फाउंडेशन का सवाल है उसके ऊपर भी काफी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कई लोगों ने उसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशंस फाइल की हैं आपके केस में ही, और एक बड़ा मुद्दा भी उसके साथ आ रहा है जिसका पूरा श्रेय आपको जाता है। ये पूरी जो एक व्यापक चर्चा है, जिस मुद्दे पे किसी ने कोई एक छोटा आर्टिकल भी नहीं लिखा था, आज उस पे पूरा देश डिस्कस कर रहा है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप डिस्कस कर रहे हैं, और अमेरिका तक में लोग सड़कों पे आके कह रहे हैं कि नहीं, आप सुदर्शन टीवी चैनल की आवाज का ऐसे दबा नहीं सकते, आप गला नहीं घोट सकते मीडिया का। और खासकर तब जबकि आपका जो अप्रोच है, जो मैं एजेंसीज की बात कर रहा हूं, मैं माननीय न्यायालय के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन क्या एजेंसीज का ये एक रवैया फेयर है? ये भी एक देखने वाली बात है कि क्या एक पर्टिकुलर जिस तरह से आपके ऊपर अंकुश लगाने की, और हर तरह से जैसा आपने बताया कि अलग अलग सारी एजेंसीज को आप जवाब देते देते आप परेशान हो चुके हैं, क्या वो बाकी लोगों पे भी वही बात लागू होती है? क्या बाकी चैनल्स जो इस तरह की चीजें दिखाते हैं उनके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट होता है? तो आपके इस आवाज को, आपकी इस बात को पूरे विश्व के जो एक जो हिंदुस्तान और भारत के जो एक समर्थक हैं, जो इसके लिए पीड़ा उनके मन में होती है, चिंता होती है, उन सभी लोगों ने आपको समर्थन किया है, जो आपकी बहुत बड़ी जीत है। जो आपका एक जो मकसद था, आपका जो एक ध्येय था कि ये एक मुद्दा है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस पे एक बातचीत होनी चाहिए, उस बातचीत में तो मैं ये मानता हूं कि आप ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। क्योंकि आज हर कोई इस बात को डिस्कस कर रहा है कि क्या ज़कात फाउंडेशन के ऊपर जो टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही है? क्या एक फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है इसमें? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं ज़कात फाउंडेशन के ऊपर बकायदा एप्लीकेशंस में, आपने भी अपने एप्लीकेशन में और कई और इंटरवेंशन एप्लीकेशंस में, क्या उनकी जांच होनी जरूरी है देश की सुरक्षा के हिसाब से? साथ ही साथ क्या इस तरह से अगर डेमोग्राफी चेंज करके एक पर्टिकुलर प्लान माइंड में रख के जो इस तरह की चीजें करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जांच करनी जरूरी है? भारत सरकार खुद अब इस मुद्दे को इतना सीरियसली ले रही है कि आप देखिए, उन्होंने खुद आज इस पे एक्शन लेना शुरू किया। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जितनी इस पे चर्चा होगी, हम समाधान के उतने ही करीब पहुंचेंगे। इस पे चर्चा ना होना, आपने जब तक ये मुद्दा नहीं उठाया था, इस पे चर्चा नहीं हुई थी, और वो सबसे गलत बात थी। आज तो मैं ये मानता हूं कि आपके चैनल के जरिए तो लोगों ने जाना ही, साथ ही साथ जिस तरह से ये चीजें मीडिया में आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई क्वेश्चंस पूछे हैं। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठाई गई, आपने बिल्कुल सही उठाई बात ये, कि जो ओवैसी के बयान हैं, जो बाकी लोगों के बयान हैं, उनका क्या? जो बाकी के न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें दिखाई हैं, उनका क्या? और जो गलत बातें हैं, जो देश को तोड़ने की बातें करते रहते हैं पूरे दिन, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह करते रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक निर्णय देने का काम किया, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार का ही इसमें जुरिसडिक्शन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पे इंपैक्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि अगर इसमें उन्होंने आपके खिलाफ कोई बहुत हार्श ऑर्डर पास किया तो उसका रिपरकशन जो है, उसका एक दूरगामी परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कल को हर एक आवाज को दबाने की कोशिश हो सकती है। तो मुझे तो ये लगता है कि इसमें अल्टीमेटली भी सरकार के ऊपर ही छोड़ा जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये खुद ही कहना होता है कई मामलों में कि सरकार के जो निर्णय है, सरकार का जो कार्य क्षेत्र है, उनमें
कोर्ट को कम से कम दखलंदाजी करनी चाहिए। तो वो अंतिम निर्णय तो आएगा, लेकिन उससे पहले जो पूरी एक चर्चा हो रही है आपके जरिए, पूरी एक बातचीत हो रही है और हर कोई इस पे अपना विचार रखना चाहता है। आज मैं खुद आपके चैनल पे हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं भी सुदर्शन चैनल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, किसी भी मीडिया चैनल को और सुदर्शन चैनल को इस तरह से अगर इसकी आवाज दबाई जा रही है तो हम सबों का ये उत्तरदायित्व है कि हम सामने आए और इसकी सपोर्ट में खड़े हों, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसे इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि इस मुद्दे को जो आपने उठाया है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे जो जुड़े हुए आ रहे हैं। अब ज़कात फाउंडेशन के ऊपर लिखित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात लिख के दे दी गई है, उन लोगों ने भी अपनी एप्लीकेशन जारी की है कि हमारे ऊपर क्वेश्चंस किए गए हैं तो हमें सफाई देने का पूरा मौका दो। ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। कहीं ना कहीं अगर किसी भी एजेंसी के ऊपर टेरर फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हों तो उसकी एक कानूनी दायरे में जांच होनी बहुत सख्त जरूरी है, क्योंकि मामला आपने जैसा बताया हमें अपने भविष्य को ध्यान में रखना है। आज डेमोग्राफी और ये सारी जो समस्या है, जनसंख्या वृद्धि के लिए भी आपने काफी सारी आवाज उठाई है और उसको खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि इस पे कानून बनाने की सख्त जरूरत है। आज राज्यसभा में निशिकांत दुबे जी माननीय सांसद महोदय ने बोला कि हाँ, इस पे निश्चित तौर पे कानून बनना चाहिए। तो ये जो मुद्दे हैं ये अभी की पीढ़ी के साथ साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई हैं, उनको ध्यान में रख के आप ये आवाज उठा रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें अपने इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया है और निश्चित तौर पे मैं आपके साथ हूं। मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग आज आपके साथ खड़े हैं। आपने खुद अमेरिका तक के उदाहरण दिए कि लोग किस तरह से आपके साथ आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुदर्शन चैनल की आवाज इस तरह से नहीं दबाई जा सकती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और मेरे हिसाब से ये एक जो व्यापक चर्चा हो रही है, एक जो व्यापक समर्थन आपको मिल रहा है, वो अपने आप में आपकी बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, आपने कहा कि अलग जी की चर्चा हो रही है। चर्चा ये पहली अवस्था है और समाधान इसका अंतिम अवस्था है। सुदर्शन केवल समस्या नहीं उठाता, समाधान लेके जाता है। और इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, भले ही कितनी भी जांचें हो, हम सामने जाएंगे और अपना कर्तव्य पूरा करके उन जांच एजेंसियों को समाधानी करेंगे, वापस आएंगे आपके सामने। 5 अक्टूबर के बाद इस शो को लेकर आएंगे। जैसे ही कोर्ट की अनुमति मिलेगी, हमारा यूपीएससी जिहाद का सीरीज पुनः नए तेज के साथ, उसी तथ्यों के साथ आपके सामने होगा और हम समाधान देंगे भारत सरकार से, यूपीएससी के रिफॉर्म से लेके इस देश के नौकरशाही में होने वाली घुसपैठ से लेके तमाम मुद्दों का हमेशा के लिए फिर कभी इस देश की नौकरशाही की तरफ कोई षड्यंत्र करने की साहस नहीं कर पाए, इस स्थिति पर लाकर खड़े करेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी है। संदीप जी, काफी बातों को अलग जी ने रखा है। मैं आपको थोड़ा सा जिसको गॉसिप कहिए या चर्चा कहिए या जन प्रतिक्रिया कहिए, उस एंगल से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपकी जो वकीलों की फेटर्निटी है, जो आपके समव्यवसायी है, उन सब लोगों के आपको जब लोग मिलते हैं तो उनका इस मुद्दे के प्रति क्या कहना है? देखिए, आपने जिस मुखरता से इस मुद्दे को उठाया है, विदाउट बोदरिंग अबाउट योर हर्डिंग, जो भी दिक्कत परेशानी आपको हुई है, ये तो स्वाभाविक सी थी। जब आप ऐसे मुद्दे को टच करेंगे जो कि एक तरह से कहें कि जिस पे पूरे देश की राजनीति टिकी हुई है, उस 20% 15% पे, तो निश्चित ही ये सब तो होना ही था। और कहते हैं ना, ये नाटी और नॉनसेंस लोग जो होते हैं, छोटे बच्चों की तरह जो बच्चे बदमाशी करते हैं, सबसे पहले दौड़ के जाते हैं कि मुझे चोट लगी है। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है उतना सेट है कि अपनी गलती है और ब्लेम लग गया सुरेश चौहान के पे। आपने तो भाई आवाज उठाई है ना, आपने क्या कहा है कि ये एक्शन अपना कुछ तो लिटरल की नहीं, आपने सारे तथ्य उठा के रखे हैं। तथ्य का जवाब तथ्यों से दे दो। मैं ये समझ सकता हूँ, अगर सुरेश चौहान से गलत है तो आप कोर्ट में चले जाओ सुरेश चौहान के खिलाफ, बोल दो एक बोल रहे हैं, यूपीएससी है, यूपीएससी बोल रहे थे। सुरेश ये बात बताइए, आज 6 दिन कोर्ट की हेयरिंग हो गई, 2 हफ्ते से ज्यादा होने जा रहा है आपके प्रोग्राम को एयर हुए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार के ऊपर मैं इशारा कर रहा हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संघ लोक सेवा आयोग को मौका दे रही है कि अपने एविडेंस जो है जिसमें वो फंस सकती है, पूरा मौका ले ले और अपने को बचने का रास्ता निकाले। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ।
कि केंद्र सरकार यूपीएससी को मौका दे रही है कि जो तथ्य सुरेश चौहान के ने उठाया है उन सब तथ्यों को कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ के आप गायब कर लो या ऐसा कर लो कि जब हम जांच का आरोप करें तो कुछ मिले ही ना। तो भी 2 हफ्ते का समय कम नहीं होता है ऐसा करने के लिए। जहाज फाउंडेशन के खिलाफ अभी जांच नहीं शुरू, 15 दिन का समय कम नहीं होता है एविडेंस से प्ले करने के लिए, एविडेंस से प्ले करने के लिए। हालांकि जो तथ्य आपने रखे वो केंद्र सरकार के डेटा उठा के ही रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने डेटा तो दे दिया, लेकिन जहाज फाउंडेशन के खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू की, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं शुरू की? ये सब चीजें होनी चाहिए थी और जो नहीं हुई है। और सुरेश चौहान से जो आवाज उठा है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। और सबसे बड़ा मुझे देश के जनमानस का प्रति मिल रहा है जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले दिल्ली में रहते हैं, इस मुद्दे को उठाया है। वो दिल्ली से बाहर आकर के इंडिया गेट की बात क्यों नहीं रख रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो संघ लोक सेवा आयोग सफाई दे, शाहजहां वो थे यूपीएससी का ऑफिस वहां जाकर पूछना चाहिए कि यूपीएससी आप सफाई करो, वो गलत कह रहे हैं सुरेश चौहान के सच कह रहे हैं, अगर सच है तो आप सफाई दो, झूठ है तो सुरेश चौहान के खिलाफ एक्शन ले लो। तो अभी तक 15 दिन में आपको एक भी नोटिस नहीं आई है यूपीएससी की तरफ से, बताइए आई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। यूपीएससी की तरफ से हमको तो छोड़िए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी है। बता तो एक पूरा टाइम ले रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम इतना समय ले लें कि जो हमारे फायदे हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन लोगों को पूरा मौका दें कि जो देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर चीज नहीं होती है, तो जो हमारी कहते हैं हम लोग फायदे होती है, किस फायदे होती है, साफ सुथरे फायदे होती है, इनको सबको देखने का मौका नहीं होता है और ना ही आप आरटीआई से मांग सकते हैं। इन सारी फायदों के साथ हेरा फेरी हो रही है, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। इसमें केंद्र सरकार को सफाई देनी चाहिए और किसी नहीं आना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग आकर के जवाब दे। भाई सुरेश चौहान को जवाब दे सकते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग जवाब क्यों नहीं देगी? बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। मैं अलग जी के पास चलता हूं। अलग जी, जो बात यहाँ पर संदीप जी कह रहे हैं ये सही है कि मुद्दे पर अगर चर्चा होती तो हम ही भारी पड़ते, क्योंकि तथ्य हमारे साथ थे और चोर पकड़ा जाता, षड्यंत्रकारी जेल में होते और ये सब कुछ ना हो, इसलिए मुद्दे पर चर्चा होने के बजाय, ज़कात के खातों की जांच होने के बजाय, हमारे दलित भाइयों का अधिकार कैसे रिजर्वेशन के द्वारा खींचा जा रहा है इस पर चर्चा होने के बजाय चर्चा हिंदू मुसलमान कर दी गई और सुरेश चौहान के ने एक धर्म विशेष को बदनाम करने का प्लान चलाया, इसका प्रोपोगंडा किया गया। यही इसको कहा जाए ना अलग जी? देखिए, मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। मैं काफी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय, फाइनल निर्णय, इसमें अंतिम निर्णय आएगा, मैं आश्वस्त हूं कि वो निश्चित तौर पे एक बैलेंस्ड निर्णय होगा। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पे कई एजेंसीज के द्वारा डे टू डे हियरिंग की बातें लाइव रिपोर्ट की जाती हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स पास हुए हैं अभी तक इन 2-3 हियरिंग्स में और आगे भी जो ऑर्डर्स पास होंगे आप देखेंगे वो काफी बैलेंस्ड ऑर्डर्स होते हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं कही जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली हियरिंग में ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम ने 2 बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि जो आपने अपने एफिडेविट में, अपनी एप्लीकेशन में जो बोला है कि आपके कुछ बयान इन प्रोग्राम्स में अकबरुद्दीन ओवैसी और अब्दुल रऊफ के बयानों के खिलाफ थे, उनको काउंटर करने के लिए थे, उस पे उन्होंने वो मुद्दा उठाया कि क्यों नहीं किसी ने उन लोगों के बयान के खिलाफ मैं जज साहब ने ये नहीं बोला, मैं ये क्वेश्चन अपनी ओर से रख रहा हूं कि जज साहब ने ये रेफर किया था कि सुरेश जी ने जो बातें बोली थी उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो अकबरुद्दीन ओवैसी, अब्दुल रऊफ के बयानों के काउंटर में उन्होंने ये बातें बोली थी। तो मैं अब जनता से और सबसे ये पूछना चाहता हूं, जो इस मामले में एक फ्रीडम की बात, एक कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की बात, एक एट्रोसिटी की बात जो लोग उठा रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ऐसे बयान और काफी गए गुजरे बयान आते हैं इन लोगों की ओर से, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की ओर से, तो क्यों नहीं कोई कोर्ट जाता और ये कहता है कि इसका बयान जो है वो देश को तोड़ने वाला है? तो क्यों नहीं कोई आवाज उठाई जाती, जिसका संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम ने भी लिया था। दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ज़कात फाउंडेशन की तो जांच की जो बात है वो उसका भी जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, वर्बल डिस्कशन में उसकी बात भी की गई है
कि जो ये आरोप लगाए गए हैं टेरर फंडिंग के, ये काफी सीरियस आरोप हैं और इनकी भी एक जांच की बात धीरे धीरे इसमें बाहर आएगी। मैं आपको बताऊंगा, अभी हमें भले ही ये बात बहुत बुरी लग रही है कि हमारे कुछ एपिसोड्स तो रिले हुए, बाकी के एपिसोड्स पे एक स्टे लगा दिया गया, लेकिन जो चर्चा आज हो रही है इस मामले में और इससे जुड़े हर एक मामले में, वो एक बहुत सार्थक चर्चा होगी। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि अंतिम निर्णय जो होगा कोर्ट का, आप देखिए इस पूरी केस की पूरी कार्यवाही में पहले दिन से भारत सरकार का यही अनुरोध रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और मैं आश्वस्त हूं एज अ वकील कि इस अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा माना भी जाएगा कि इन मामलों में गाइडलाइंस फ्रेम करने के मामलों में, इस तरह के चैनल पे किस तरह के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो, किस तरह के ना हो, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन या किसी भी न्यायालय को, माननीय न्यायालय को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट का अपना एक मसला है। दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। जिस तरह से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन हमारे एक नॉन स्तंभ है जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, तो मीडिया को चौथा स्तंभ भी माना गया है जिसका कि एक इक्वल वेटेज है। ये बात और है कि कुछ मीडिया हाउसेज आज के दौर में जो रियल मुद्दे हैं उनसे भटक के और कुछ और भी चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप जैसे मीडिया हाउसेज जो एक समाज राष्ट्र से संबंधित एक सार्थक बात कर रहे हैं, जिसका संज्ञान खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि हाँ ये एक बात है जिसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों को उठाने वाली मीडिया के एक चौथे स्तंभ को, हमारे संविधान के चौथे स्तंभ को चुप कराने की एक प्रक्रिया है। अगर उस पर कंट्रोल रेगुलेट करने की बात है तो उसकी प्रक्रिया है, और अगर वो प्रक्रिया गलत है तो उस प्रक्रिया को भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इन मामलों में कोर्ट का इंटरवेंशन काफी कम रहा है। कोर्ट की खुद की जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। और आज की जो अगली कड़ी थी जिसमें नोटिस जारी किया गया, वो भी गवर्नमेंट की ओर से एक साफ इंडिकेशन था ऑनरेबल कोर्ट को कि ये हमारा एक खुद का डोमेन है जिसमें हमें अपने हिसाब से चीजों को कैरी ऑन करना है। इस पे हमारे पास पर्याप्त लॉज हैं और उन लॉज को हम बखूबी जानते हैं कि कैसे हमें उन पे आगे कार्रवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट में यहां तक बोल दिया भारत सरकार ने, जैसा मैंने पहले भी बताया थोड़ी देर पहले अभी आपको, कि अगर कोर्ट को दखल देने की जरूरत लगती है तो कोर्ट पहले वेब बेस्ड मीडिया पे दखल दे, क्योंकि वेब बेस्ड मीडिया जो है आज आप देख सकते हैं ट्विटर पे किस तरह की भाषा का कुछ लोग प्रयोग करते हैं, किस तरह से उन लोगों ने पूरा अपना एक मीडिया चैनल खोला हुआ है, कई लोगों ने, जो कि यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो कि अपने तरीके से कई चीजों को तोड़ मरोड़ के, और मैंने खुद कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की है, पिटिशंस फाइल की हैं। लेकिन जब सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से एक रेगुलेशन आएगा कि आप सोशल मीडिया पे भी देश विरोधी बातें नहीं कर सकते, देश को तोड़ने की बातें नहीं कर सकते, वो बातें जो कि आप नॉर्मल मीडिया पे नहीं कर सकते, उनका पालन आपको सोशल मीडिया पे भी करना होगा। ये आपको पूरा श्रेय जाता है सुरेश जी। मैं आपको बता रहा हूं कि कल को अगर एक कानून बनेगा वेब बेस्ड मीडिया के ऊपर, एक नियंत्रण करने का कानून बनेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो हमेशा याद रखा जाएगा कि ये कानून कब बना था। जब सुरेश जी के इस प्रोग्राम के ऊपर लगे आरोपों की जांच हुई थी, उसके ऊपर एक बहुत व्यापक चर्चा हुई थी, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लोग सड़कों पे आए थे। मैंने देखा आपके ट्विटर अकाउंट पे कि कई लोग आपसे मिलने आपके स्टूडियो तक पहुंचते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आप आज काम कर रहे हैं वो एक दूरगामी काम है। आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका एक काफी व्यापक उसका असर होने वाला है, आज भी और आज से कई सालों बाद भी। और बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लें। तो जब कल को वेब बेस्ड मीडिया के ऊपर नियंत्रण का कानून बनेगा, जब कल को ये एक और कानून बनेगा कि माननीय न्यायालय के दखल अंदाजी का, माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन का एक लिमिटेड स्कोप है इन मामलों में, ये जब सारे कानून बनेंगे तो आपके इस प्रयास का जरूर जिक्र किया जाएगा। और जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं कि निश्चित तौर पे ये जो एक आवाज, ये जो एक मुद्दा, ये जो एक व्यापक चर्चा आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, मेरे जैसे लोग और बाकी कई लोग जो पहले इस मुद्दे को इस एंगल से नहीं देख पा रहे थे, उन सब लोगों ने ये बात डिस्कस करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बिना नाम लिए बताना चाहूंगा, मेरे एक मित्र हैं जो लंदन में काफी साल तक रह चुके हैं और वहां से इंडिया आए। उन्होंने जब आपका ये प्रोग्राम देखा और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग देखी, वो उदयपुर में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि मैंने ज़कात फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर रिसर्च की है और वहां पे उन लोगों ने किस तरह की लैंग्वेज यूज की है, कि क्या क्या उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, किन किन बातों का प्रयोग किया है,
उसके ऊपर उन्होंने पूरी रिसर्च की और उन्होंने अपनी चिंता मेरे से व्यक्त की। मैं उस पर ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहता क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो फॉरेन में रह के और वापस इंडिया आया है, जो इन सब बातों पे ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं समझता होगा पहले, वो भी आज आपके इस प्रोग्राम के बदौलत इन बातों पे चर्चा कर रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक सार्थक हमारी एक तरह से पहल है, जीत है। और आपको इसका एक बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं, श्रेय देता हूं। और निश्चित तौर पे इन्हीं लोगों की ऊर्जा, जो लोग आज आपके सपोर्ट में न्यू जर्सी से लेकर न्यू दिल्ली तक खड़े हैं, इन्हीं लोगों की, आम लोगों की ऊर्जा जो है आपको आगे भी राष्ट्र से संबंधित ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाने का पूरा मौका देगी। जहां तक केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिस का सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक स्टैट्यूटरी शो कॉज नोटिस है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि सुरेश जी ने अपने प्रोग्राम के जरिए या सुदर्शन टीवी ने अपने प्रोग्राम के जरिए ये क्राइम कर दिया है और अब हम उन्हें सजा देंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक शो कॉज नोटिस है कि आपने ये जो प्रोग्राम में चीजें दिखाई हैं, ये हमारे प्रोग्राम कोड के वायलेशन में है, आपको इस पे क्या कहना है। निश्चित तौर पे आप अपने वकीलों के जरिए, अपने खुद के जरिए इसका एक करारा जवाब सरकार को समर्पित करेंगे और जिसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। अगर सरकार की एजेंसियों के द्वारा या कोई भी एजेंसी के द्वारा अगर आपके राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा, आपके पूरे डिफेंस को ध्यान में न रख के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो आप हमेशा उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसे कहीं भी हमें यह नहीं मानना चाहिए कि सरकार ने सुदर्शन टीवी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अनुरोध किया है आज की प्रक्रिया के बाद कि हमें मालूम है कि हमें ऐसे मामलों में किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है, कानून के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय का जो एक इसमें इंटरवेंशन है वो कम रहा है पहले से। न्यायालय ने खुद ये मानक तय किए हैं कि इस तरह के मामलों में इंटरवेंशन न्यायालय का कम से कम होगा। एक जो मैं शुरू में भी आपको कह रहा था कि जर्नलिस्टिक फ्रीडम है, अर्णव गोस्वामी की जो जजमेंट आई थी अभी से कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट में ही, उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया था कि आप बिल्कुल भी कर्टेल नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से उसको बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि ना तो सिर्फ ये आपका संवैधानिक अधिकार है 19(1)(a) के अंतर्गत, बल्कि साथ ही साथ एक आम व्यक्ति की तुलना में, एक आम हिंदुस्तानी नागरिक की तुलना में एक हिंदुस्तान की मीडिया एजेंसी के पास ज्यादा न्यायिक और संवैधानिक अधिकार हैं कि वो उनकी आवाज जारी रहे, उनकी आवाज चलती रहे। जैसा कि मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि ये एक चौथा स्तंभ है और इसके ऊपर क्या नियंत्रण लगने चाहिए, ये सिर्फ कोर्ट की हियरिंग में नहीं, बल्कि इस पे सरकार को एक्सपर्ट कमेटी बैठानी होगी। इस पे प्रॉपर पूरी रिसर्च होती है, लेजिस्लेशंस पास होते हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं तो संसद में उस पे बहस होती है और तब जाके उनके मानक निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से, जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि आपकी आवाज को कोर्ट में दबा दिया जाएगा, एक वकील होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय और अभी जिस बेंच के पास आपका मामला है, वो बेंच भी काफी एक, मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छी बेंच है और उस बेंच से जो निर्णय आएगा, अंतिम निर्णय आएगा, आप देखिएगा निश्चित तौर पे वो आपके जर्नलिस्टिक फ्रीडम के फेवर में आएगा। आपके एक जो आपका अधिकार है, एक जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप लोगों की आवाज और मीडिया की आवाज लोगों तक पहुंचाएं, उस राइट को कर्टेल नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के ऊपर छोड़ा जाएगा और सरकार जो है वो अपने एक एक्ट के जरिए, अपने एक संविधान और विधान के जरिए ही इन चीजों का निस्तारण करेगी। और ये जो सरकार का अप्रोच है ये सब पे लागू होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, कोर्ट में भी बात उठी है कि अकबरुद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों की बयानबाजी का क्या, उन लोगों ने जो एक बातें बोली हैं पब्लिक मीडिया में, उन बातों का क्या। तो ये जो एक सरकार का मापदंड है वो सबके ऊपर बराबर लागू होना चाहिए। कानून यही कहता है, आर्टिकल 14 यही कहता है कि ये सबके ऊपर बराबर लागू होना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं कि इस पूरे मामले के बाद जब ये मामला सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो निश्चित तौर पे यही एक बात निकल के सामने आएगी कि जो फ्रेमवर्क है, जो रेगुलेशन है, वो सबके ऊपर लागू हो, ना तो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे लागू हो, ना तो एक पर्टिकुलर। अलग जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने तीनों चारों कार्रवाई को देखा है, जिन दिन स्टे लगा उसको भी या आज जो हुई उसको भी। मेरे ध्यान में आ गया कि पहले दिन कोर्ट ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाले लोगों के पक्ष को सुना था, उन्होंने रखे हुए तथ्य को देखा था, तो उनका अप्रोच बहुत ही हमारे खिलाफ था और स्वाभाविक था, इसलिए ही स्टे मिला। लेकिन जैसे जैसे हमने तथ्य रखे और हमने साबित किया कि हमारे खिलाफ तथ्य रखने वाले लोग कितने फर्जी कागज दे रहे हैं कि हमारे फैन पेज का डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट दिखाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। हमने उम्र की बात गलत बताई, 35 हमने कहा, 32 कहा, जो भी गलत आंकड़े बताए गए, हमारी विजुअल दिखाई गई, ऑडियो नहीं दिखाई गई। जब हमने सारे तथ्य रखे तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोर्ट का भी अप्रोच चेंज हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या न्यायालय के सामने इस प्रकार के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट
बनाकर देना, ये अपराध, ये केस खत्म होने के बाद जब हमारे फेवर में केस क्लोज होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट देने की केस नहीं बनती क्या? सुरेश जी, क्या है, पहले न्यायालय पहली तारीख में, आपने बिल्कुल सही कहा, स्टे तभी मिला जब पहली तारीख में ही कोर्ट को कुछ तथ्य मिले जिसमें उन्होंने प्राइमा फेसी आपके खिलाफ एक रुख बनाया था। इसका रीजन ये था कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका जवाब नहीं था, ना श्याम दीवान जी जो काफी वरिष्ठ और बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, उन्होंने आपकी सारी बातें नहीं रखी थी। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ वो याचिका थी जो दूसरे लोगों ने फाइल की थी, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी इस पे स्टे लगाया। लेकिन बाद में जो आपके वरिष्ठ और बाकी आपके अधिवक्तागण है, उन्होंने जिस तरह से आपकी बातें रखी और आपके डिटेल रिप्लाई को वहां पे रखा गया और सारी बातें जो है वहां पे रखी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसके बाद मेरा ये आकलन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग ये मन बना लिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कम से कम रहेगा, सरकार को अपनी कार्रवाई करने की छूट मिलेगी। जहां तक आपने दूसरी बात बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई भी फॉल्स एफिडेविट देता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन हो, पिटीशन हो, रिप्लाई हो, रिजॉइंडर हो, जो भी चीजें फाइल होती हैं, वो उसके साथ एक एफिडेविट फाइल होता है कि हाँ, मैं इसको शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो भी बातें कही गई हैं वो सत्य हैं, मैं सत्यापित करता हूं। इस तरह के शपथ के ऊपर अगर कोई झूठी बात कहता है, जैसे आपने बताया कि फैन पेज की बातों को लगा के और कही जा रही हैं या बहुत ही अनर्गल बातें कही जा रही हैं, झूठी बातें कही गई हैं, अगर इस तरह की बातें कही गई हैं तो परजरी का केस निश्चित तौर पे बनता है। अगर वो बातें एक लिमिट से ज्यादा हैं तो इवन न्यायालय के अवमानना का भी केस बनता है। और इस मामले में जैसा मुझे पूरा विश्वास है कि अल्टीमेटली इस मामले में कोर्ट का इंटरवेंशन कम से कम होगा, सरकार के ऊपर ही छोड़ी जाएगी बातें, और जो अंतिम निर्णय आएगा उसके बाद आप निश्चित तौर पे जो भी झूठी बातें कही गई हैं, जो भी अनर्गल बातें कही गई हैं, ऑनरेबल कोर्ट को मिसलीड करने की जो बातें कही गई हैं, उन सबों के खिलाफ आप ऑनरेबल कोर्ट में परजरी का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर स्टे भी उन लोगों ने कोई, मैंने वो पिटीशन उनकी नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर उनकी पिटीशन में भी कोई ऐसी बात कही गई है जो कि जिसे कहते हैं लॉ की भाषा में इट अमाउंट्स टू कमिटिंग फ्रॉड ओवर द कोर्ट, ये लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की खुद जजमेंट्स की लैंग्वेज है कि अगर किसी याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जिससे कि वो कोर्ट के ऊपर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मामलों में उस याचिकाकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके अधिवक्तागण जो है वो निश्चित तौर पर उस याचिका को भी एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टे भी जो लिया गया था कहीं ऐसा तो नहीं कोर्ट को मिसलीड करके लिया गया था। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बेंच है अभी हमारी, जिसने ये पूरी सुनवाई जिनके सामने हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द बेस्ट बेंचेस में से एक है। और निश्चित तौर पे जैसा आपने खुद इस बात को माना कि अभी आज की हियरिंग और कल की हियरिंग, आज की हियरिंग में मैं आपको बताऊं, आपने खुद देखा कि बिल्कुल भी एडजर्नमेंट के खिलाफ थे, जो आपके विपक्षी लोग थे वो एडजर्न, वो आज की जो कार्यवाही है वो स्थगित ना हो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन लोगों ने बिल्कुल प्रखर विरोध किया कि नहीं नहीं आप स्थगित मत करो, आज ही करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सोचा समझा डिसीजन लिया कि जब सरकार एक कार्यवाही कर रही है, सरकार क्या एक्शन लेती है हमें नहीं मालूम है, तो हमें इसको बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हमें उसका एक वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार क्या एक्शन लेती है। क्योंकि जो मैं शुरू से कह रहा हूं आपसे, सरकार का डोमेन है ये, सरकार का कार्यक्षेत्र है और सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही अच्छी बेंच है। और मैं थैंक्स बोलता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने आपके पक्ष को भी, अब 2 हियरिंग्स में मैं भी देख रहा था कि आपके जो अधिवक्ता थे माननीय श्री श्याम दीवान जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपके पूरे केस को वहां पे रखा, एक एक बात आपकी वहां पे रखी गई है और कोई पहलू वहां पे नहीं छोड़ा गया है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिसका बहुत व्यापक मायना है और उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इस मामले में एक जो है बहुत बैलेंस्ड व्यू लेने की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं दोनों चीजों को लेके। बिल्कुल, मैं जरा कुछ कॉलर लेता हूं फिर आप दोनों के पास आता हूं, क्योंकि बिंदास में हम कॉलर के लिए जगह देते। हिंदुस्तान के ये एकमात्र शो है हिंदुस्तान का जहां सीधे फोन करके कॉलर अपनी बात को करोड़ों लोगों के सामने रख सकता है। इसी से कुछ लोग डर गए हैं, एक देश का आम आदमी कैसे हमारे खिलाफ बोल सकता है? अरे भाई, तुम विदेश से पैसे लोगे, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करोगे और वो चैनल दिखाएगा, तो ऐसे चैनल को इसलिए रोकोगे कि उसके ऊपर देश का आम आदमी फोन करके बात कर सकता है, खास आदमी भी फोन करके बात कर सकता है, कोई भी कर सकता है विदाउट एडिट। हम उसको सीधे लाइव देते हैं। इससे बड़ा सोशल मीडिया क्या हो सकता है जो सुदर्शन प्लेटफॉर्म देता है? इससे बड़ा सोशल मीडिया तो दुनिया का कोई नहीं है। अरे ट्विटर, फेसबुक से लेकर तमाम जगह पर कितनी बंदिशें हैं आप जानते हैं। हाँ, कोई असंवैधानिक बात करे तो हम उसको रोकते हैं, लेकिन हम कहने का मौका देते हैं। चलिए कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, चौहानखे साहब, बधाई हो। आपने इस मुद्दे को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और पत्रकारिता के एक दिशा निर्देश को निर्धारित कर दिया। पत्रकारिता के पक्ष में, और ये कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी इसका निर्णय बहुत ही सम्मानी तरीके से किया है। और ये पहली बार हुआ है कि सुदर्शन ने दर्शन करा दिए कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। और दूसरी चीज, आपने इस पर जो मेहनत की और जिस बात को आपने तथ्यों के साथ रखा, वो अपने आप में एक बड़ी ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे साबित कर दो, और वरना उसके लिए आपने कुर्सी रखी कि जो भी महान व्यक्ति हो या बहुत बड़े ओएसडी साहब हो, वो आके मुझे जवाब दे दें, मुझे क्लैरिफाई कर दें। इतनी शुद्ध और सीधी पत्रकारिता मैंने आज तक, मैंने तो कम से कम अपने 68 की उम्र में नहीं देखी कि जहां पे उन्हें पत्रकारिता को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है झूठ के सहारे। के निवासी हैं, वो चाहे तो वो आकर अपने पक्ष को रख सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग किस्म की पत्रकारिता थी, और इसके लिए सुदर्शन न्यूज को और इस चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक वेटरन की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें नकारात्मक बातों पर ज्यादा वजन देना कम चाहिए, और जो दंगे फसाद हैं जैसे बंदूक चला देना और कत्लेआम फैला देना, उसके ऊपर न्याय में जाने की सुविधाएं उचित ढंग से हों और उनकी सेक्शन सीरियस रूप से ली जाए। और कुछ अगर आम तौर पर हमने अपनी किसी ने कुछ कह दिया, अकबरुद्दीन ने कुछ कह दिया और उसकी बात पर हम लग गए तो उसको पब्लिसिटी मिल जाती है। बिल्कुल, हमने तो धन्यवाद, हमने तो प्रयास किया हमेशा ही कि देश के जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो बेसिक मुद्दे हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये देश कुछ ही दशकों में गुलाम हो जाएगा। फिर चाहे वो जनसंख्या बढ़ाकर देश पर कब्जा करने की बात हो या ब्यूरोक्रेसी में घुसपैठ करवाने की विदेशी षड्यंत्रों की संस्थाओं की बात हो, हमने हमेशा उन मुद्दों पर ज्यादा समय दिया। ज्यादा समय क्या, मैं दावा करता हूं कि दुनिया के किसी भी चैनल ने किसी एक मुद्दे पर जनसंख्या के लिए 4 साल की लड़ाई नहीं लड़ी होगी। हमने लड़ी, और मैं दावा करता हूं, वचन देता हूं कि यूपीएससी जिहाद अर्थात इस देश की नौकरशाही में घुस बैठे के तमाम रास्तों को बंद करने तक, भले उसके लिए साल लगे 2 साल लगे, जो भी समय लगे हम लगाएंगे, लेकिन इस घुसपैठ को बंद करेंगे और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ सर जी, ये जो आप मुहिम चला रहे हैं देश को जगाने की, आपकी जो अग्नि परीक्षा आप हो रही थी, भारत का इतिहास है कि सभी लोगों की, जो सच्चे लोग हैं उनकी अग्नि परीक्षा होती है, जो आपका भी है, और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसमें विजयी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने जो पोल खोली है लोगों की, वो बहुत अच्छे तरीके से तथ्यों के साथ आप रख रहे हैं, और पूरे तथ्य से आप, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी विजय होगी और ये प्रोग्राम फिर सुदर्शन। मैं अलग जी के पास चलता हूं। अलग जी, कार्यक्रम के आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सारा हम जिस उपाय की दिशा में कर रहे हैं, नौकरशाही कर रहे हैं, इसमें एक बात थोड़ी सी मैं आप दोनों से पत्रकार वकालत के आगे जाकर, आपने खुद माना और दिख भी रहा है कि एनआरआई जो कि विदेश में रहता है उसको पता है कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत से ज्यादा प्रदर्शन बड़ी संख्या में अमेरिका में हमारे फेवर में हो रहे हैं। जहां पर मोदी जी के लिए या प्रभु रामचंद्र जी के लिए मंदिर के लिए प्रदर्शन हुआ था, उस टाइम स्क्वायर पर 150 लोग आना अमेरिका में बहुत बड़ी बात है, और खास करके इस कोरोना के समय में आना, मतलब इस मुद्दे को समझ रहे हैं। लेकिन भारत का आदमी समझे इसके लिए इस शो को अनुमति मिलने तक और क्या करना चाहिए, उसको आप कैसे विश्लेषित करेंगे?
देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि आपके शो को देखने के बाद मेरे मित्र जो खुद लंदन में रह चुके हैं काफी साल, उन्होंने इस पे रिसर्च करनी, ज़कात फाउंडेशन के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। और आपने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में काफी और भी बहुत गहरे मुद्दे उठाए हैं। जैसे आपने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है कि क्या ये एक लीगल मुद्दा है कि क्या ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस पे किसी और कम्युनिटी को इंक्रोच करने का अधिकार है, वो एक लीगल मुद्दा है। आपने और तो और ज़कात फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, जहां तक मुझे मालूम है, उनका पक्ष भी जानने के लिए। आपका पूरा ये प्रयास जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत ही गोल्डन नमूना है, जिसे निश्चित तौर पे हमारे देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं, भले ही वो फिजिकली हमारे देश के, शारीरिक रूप से हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका हृदय आज भी हमारे देश से जुड़ा हुआ है। और आप देखते हैं कि जब भी देश में कोई संकट आता है या देश से रिलेटेड कोई भी बात होती है, तो सबसे पहली आवाज जो आती है वो अमेरिका से और हमारे बाकी और देशों से आती है। वहां पे रह रहे नागरिकों को अपनी मातृभूमि का महत्व ज्यादा समझ में आता है। जब वो किसी और राष्ट्र में रहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपनी मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी का मतलब क्या है और अपनी मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि के मायने क्या हैं। इसलिए उनका एक जो भावनात्मक लगाव है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दुनिया देखी है, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी है। उनके आसपास अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए अलग अलग लोग रहते हैं, शरणार्थी रहते हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रों को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनमें कई राष्ट्रों को, आज यूरोप के भी कई राष्ट्रों में आप देखेंगे कि किस तरह से अराजकता फैल गई है डेमोग्राफी के चेंज होने से, जनसंख्या के संतुलन के बिगड़ने से। तो वो लोग जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने इस तरह की चीजों को बहुत करीब से देखा है, नजदीक से देखा है। उन्हें मालूम है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो काफी फ्यूचरिस्टिक मुद्दे हैं, उनमें आप भविष्य की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि सुरेश जी के एफिडेविट को पढ़े हर कोई, और मैं तो चाहूंगा कि आप उसको टेलीकास्ट या किसी तरह से उसका एक सारांश है उसे दिखाएं, क्योंकि आपका जो एफिडेविट लेकर आएंगे, हम लेके आएंगे। आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है अलग जी। हम सरकार को, कोर्ट को जो हमने उत्तर दिए हैं हम जनता के न्यायालय में लेकर आएंगे और जनता के न्यायालय में बताएंगे कि हमने कोर्ट में क्या तथ्य दिया, क्या उन्होंने दिया, हमने, सरकार ने हमको क्या पूछा, हम सरकार को क्या दिया, ये भी लेकर आएंगे। और अगले, जब तक ये कार्यक्रम चले, यूपीएससी जिहाद पर मैं शो लेकर ना आ पाऊं, तब तक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हिंदुस्तान का मीडिया जो आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, वास्तवता हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिशें कैसे करता है, कहीं पर कैसे कोई मुस्लिम तांत्रिक बलात्कार करता है, वहां पर हिंदू बाबा का फोटो लगा दिया जाता है, उसका स्केच लगा दिया जाता है, गॉड मैन कहा जाता है और कैसे बदनाम किया जाता है। उन पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई फर्जी खबर लगाने की मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुए। 15 वर्षों के सुदर्शन के इस निष्पाप और शुद्ध चरित्र पर जिस प्रकार से प्रश्न उठाया गया है, मैं हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबारों के वो सारे सबूत आपके सामने लेकर आऊंगा। और माननीय न्यायालय और माननीय सरकार जब तक ये निर्णय करे, मैं वो सारे तथ्य दुनिया के सामने रखूंगा। मित्रों, मैं फिर दोहराता हूं, ये लड़ाई सुरेश चौहान के बच्चे यूपीएससी में जाए इसलिए नहीं है। मित्रों, ये लड़ाई आपके बच्चे ही केवल यूपीएससी में जाए यही तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई है कि विदेश में बैठी शक्तियां ये तय ना करे कि यूपीएससी में कौन जाए और इस देश के नौकरशाही पर कब्जा न करे। यह देश किसी भी तरीके से कोई भी गुलाम करने का प्रयास अगर करता है तो उसको रोक पाए, यह हमारा प्रयास है। शायद मेरी जगह कोई और होता तो यह कहता कि इतनी केसेस, इतनी झंझटें, मीडिया में तमाम उल्टी सीधी खबरें, सर्वोच्च न्यायालय, न जाने वहां क्या होगा, उसके बाद मुझे कहीं ऊपर कोई न्याय मांगने की जगह भी नहीं रहेगी। एक कार्यक्रम ही तो है, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे लिए सुदर्शन एक चैनल नहीं, एक अभियान है। और मेरे लिए यूपीएससी जिहाद कोई एक शो नहीं है टीआरपी के लिए। मित्रों, मेरे लिए देश बचाने का अभियान है। इसलिए हिंदुस्तान के कल के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए आप लड़िए। ये सुरेश चौहान की लड़ाई नहीं है, यह आपकी, मेरी, हम सब की लड़ाई है। आप मेरे लिए क्या करें, ऐसे मेरे लिए बहुत फोन आते हैं, मेरे लिए नहीं, इस देश के लिए। आप सोशल मीडिया पर है तो लिखिए। मैंने कहा है कि आप कम से कम 10 मिनट आपको जो समझ में आया लाइव करिए। अगर मैं गलत हूं तो गलत बोलिए, अच्छा है तो सही बोलिए। आप अपने घर के बाहर निकलिए,
कुछ नहीं तो आप एक A4 के पेपर पर लिखिए कि मैं सुरेश चौहान के का समर्थन करता हूं या यूपीएससी जिहाद लोगों के सामने आना चाहिए। लिखिए, अकेले चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला चना भी पहाड़ तोड़ देता है। मित्रों, निकलिए ना सड़क पे। कोई अमेरिका में निकला है तो भारत में निकले, गांव में निकले, खुद फोटो खींचकर डाल दीजिए, हमको भेजिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक याद रखिए, जब कल भविष्य में अगर हम या पेशी रहे, हमको रोका गया, हम आ नहीं पाए, ये मुद्दा लोगों के सामने जा नहीं पाया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ और कल 20 साल बाद आपको लगा कि अरे तब कुछ करते तो शायद बच सकते, तो तब जो मनोदशा होगी उस मनोदशा से अच्छा है कि आज लड़िए। और इसलिए मैं फिर आह्वान करता हूं, साथ दीजिए, यूपीएससी जिहाद होने से रोकिए। आज मैं यहां पर रुकता हूं। दोनों अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आपने समय निकालकर कार्यक्रम देखा। मैं तमाम न्यायपालिकाओं की और व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनके सामने जो भी जांच हमको मांगी गई है उसको करने का वचन देता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।